सो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जहां हमने लास्ट में वीडियो को छोड़ा था वहीं से शुरू करते हैं। 8 रूल आपके हो चुके हैं। ये 9th रूल आज से स्टार्ट होगा। यहाँ से इस वीडियो में आज 9th रूल से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले एक बात सुन लीजिए। आपको करना क्या है, अगर वीडियो आपको लाइक करती है तो लाइक करते हैं आप वीडियो को, अच्छी लगती है आपको तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जिन वाक्यों में ऑब्जेक्ट के बजाय फ्रेज दी हो उनकी भी पैसिव वॉइस नहीं बनाई जाती है। ये हमारा रूल होगा। तो सबसे पहले आप एक बात समझिए कि फ्रेज कहते किसको हैं। देखिए, एक प्रीपोजिशन, उसके साथ एक आर्टिकल और उसके साथ एक नाउन, इन तीन चीज़ों का कॉम्बिनेशन फ्रेज कहलाता है। फ्रेज को हिंदी में बोलते हैं वाक्यांश, जिसका अर्थ तो होता है लेकिन पूर्णतः अर्थ नहीं होता। फ्रेज को क्या कहते हैं? वाक्यांश, जिसका अर्थ तो होता है लेकिन पूर्णतः अर्थ नहीं होता। अब एग्जाम्पल देखिए, उससे आपको समझ में आ जाएगा। द चाइल्ड इज क्राइंग इन द रूम। इसका हिंदी ट्रांसलेशन अगर हम करते हैं तो क्या निकलेगा? बच्चा कमरे में रो रहा है। ये हिंदी ट्रांसलेशन होगा इन द रूम। ये जो इन द रूम है ये फ्रेज हो जाएगा। ये फ्रेज क्यों हुआ है? ये है प्रीपोजिशन इन, द है आर्टिकल और इसमें रूम है नाउन। मैंने अभी आपको बताया था, एक प्रीपोजिशन, एक आर्टिकल और एक नाउन मिलकर के फ्रेज बना देते हैं। इन तीन चीज़ों के कॉम्बिनेशन को हम फ्रेज कहेंगे। और इसको हमने फ्रेज क्यों कहा वो भी कारण सुनिए। इसका रीजन होता है, इसका रीजन ये होता है कि अगर यहाँ से मैं वाक्य को करेक्ट कर देता हूँ तो फर्स्ट सेंटेंस पढ़िए, क्या लिखा हुआ है इससे पहले? द चाइल्ड इज क्राइंग, बच्चा रो रहा है, अपना अर्थ पूर्ण दे रहा है। लेकिन बाद में जो ये फ्रेज लिखी हुई है ये, इसका अर्थ देखिए इन द रूम, कहाँ पर? कमरे में। अगर हम इससे पहले सेंटेंस को रब कर दे, इसको मिटा देते हैं तो इन द रूम, कमरे में, क्या कमरे में, इसको अपना अर्थ देने के लिए दूसरी क्लोज की आवश्यकता पड़ेगी, दूसरे सेंटेंस की आवश्यकता पड़ेगी और उसको अर्थ पूरा करने के लिए तब ये पूरा एक सेंटेंस बन जाएगा इस फ्रेज के कॉम्बिनेशन के साथ, यानी इस फ्रेज के मिलने से। क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट। द बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। ए ब्लैक हॉर्स इज रनिंग ऑन द रोड। एक काला घोड़ा सड़क पर दौड़ रहा है। ये हिंदी अर्थ निकलेगा इन सेंटेंसेस का। और ये जो तीनों चीज़ें हैं लास्ट में जो आई हुई है ये फ्रेज होंगी। जहाँ पर इस टाइप की फ्रेज होंगी उनकी हम पैसिव वॉइस नहीं बना सकते हैं, क्योंकि पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमें एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में किसकी ज़रूरत होती है? ऑब्जेक्ट की। क्लियर? चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं, 10th रूल। 10th रूल में क्या हो जाएगा? केवल ट्रांजिटिव वर्ब की ही पैसिव वॉइस बनाते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब की नहीं। ट्रांजिटिव वर्ब कैसी होती है और इंट्रांजिटिव वर्ब कैसी होती है, पहले ये दोनों चीजें समझ लीजिए। ट्रांजिटिव वर्ब उस वर्ब को कहते हैं जो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती है, जबकि इंट्रांजिटिव वर्ब को अपना अर्थ पूर्णतः व्यक्त करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसको नॉन ऑब्जेक्ट, विदाउट ऑब्जेक्ट ये आएगी और ये विद ऑब्जेक्ट आएगी ट्रांजिटिव वर्ब। क्लियर? इसके बाद क्या दिया? किंतु इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद फिक्स प्रीपोजिशन का प्रयोग होने पर इनकी भी पैसिव वॉइस बनाई जा सकती है। इंट्रांजिटिव वर्ब का अगर सामान्य रूप से यूज होता है तो उसकी हम पैसिव वॉइस नहीं बना सकते, लेकिन अगर इसके बाद फिक्स प्रीपोजिशन आई हो तो हम इसकी भी पैसिव वॉइस बना सकते हैं। अब दोनों एग्जाम्पल दिए हैं मैंने, ट्रांजिटिव वर्ब का भी और इंट्रांजिटिव वर्ब का भी। दोनों को समझिए। ट्रांजिटिव वर्ब कैसी होती है? जैसे रीड, टीच, रिंग, एक्सेट्रा, ऐसी वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब होती है। और इंट्रांजिटिव वर्ब कैसी हो जाएंगी? स्माइल, लाफ, स्लीप, इस ऐसी वर्ब क्या हो जाएंगी? इंट्रांजिटिव। एक्सेट्रा इसमें भी आ जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, उससे आपको समझ में आएगा। ही स्पीक्स द ट्रूथ, इस सेंटेंस में ही स्पीक्स द ट्रूथ, इस सेंटेंस में हमें करना क्या है वो देखिए। स्पीक्स कैसी वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि इसके बाद ऑब्जेक्ट आया हुआ है। तो इसको जब ट्रांसलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? वह सत्य बोलता है। इसकी पैसिव वॉइस कैसे ट्रांसफॉर्म की जाएगी? द ट्रूथ इज स्पोकन बाय हिम, इस तरीके से ये इसकी पैसिव हो गई। उसके द्वारा सत्य बोला जाता है, ये इसका हिंदी ट्रांसलेशन हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस। द प्यून रैंग द बेल, द बेल वॉज रंग बाय द प्यून, इसका हिंदी अर्थ क्या निकलेगा?
पहले एक्टिव वॉइस का देखिए, द प्यून रैंग द बेल, चपरासी ने घंटी बजाई। द बेल वॉज रंग बाय द प्यून, चपरासी के द्वारा घंटी बजाई गई, ये हिंदी अर्थ निकलेगा। ये भी वर्ब कैसी है रिंग भी, ये भी ट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि बाद में ऑब्जेक्ट आया हुआ है। नेक्स्ट देखिए, सीता स्माइल्ड एट राम, स्माइल जो होती है मुस्कुराना होता है और ये इंट्रांजिटिव वर्ब होती है, लेकिन इसके साथ फिक्स प्रीपोजिशन एट आई हुई है, इसलिए इसको पैसिव में हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। क्या हो जाएगा ट्रांसलेशन, राम वॉज स्माइल्ड एट सीता एट बाय सीता, राम वॉज स्माइल्ड एट बाय सीता, बाई का फिर भी यूज होगा। क्लियर, नए ऑब्जेक्ट से पहले बाई आएगा, पैसिव में ट्रांसलेशन हो गया इसका। और इसका हिंदी अनुवाद हो जाएगा, सीता के द्वारा राम पर हंसा गया था, ये हिंदी अर्थ निकलेगा। ही लाफ्ड एट मी, वह मुझ पर हंसता था, ये हिंदी अर्थ है। और जब इसको पैसिव में ट्रांसलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई वॉज लाफ्ड एट बाय हिम, मेरे द्वारा उसका मजाक उड़ाया गया था या मुझ पर उसके द्वारा हंसा गया था, ये इसका हिंदी अर्थ निकल जाएगा। क्लियर, चलिए ये रूल था आपका 10th। अब इसके बाद आगे चलते। अब देखिए ये जो स्ट्रक्चर आपके सामने है, चेंज ऑफ सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, यानी एक्टिव वॉइस में अगर हमें आई मिलता है सब्जेक्ट के रूप में तो उसको हम पैसिव में बनाते समय सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलते हैं। तो आई को किस में बदल देंगे पैसिव वॉइस में, बाय मी में, वी को बाय अस, यू को बाय यू, ही को बाय हिम, सी को बाय हर, दे को बाय देम। और अगर कोई नाम है, जैसे मैंने कहा नेहा, तो क्या हो जाएगा, बाय नेहा, वो ऑब्जेक्ट में जो का त्यों चला जाएगा। क्लियर, जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। इसके बाद चेंज ऑफ वर्ब, बहुत इंपॉर्टेंट है चेंज ऑफ वर्ब। इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, देखिए सबसे पहले हम पहचान करते हैं, चाहे हिंदी ट्रांसलेशन हमें करना हो इंग्लिश में या एक्टिव से पैसिव में सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करना हो, तब भी हम क्या करते हैं, पहचान। और पहचान के लिए हमें एक्टिव वॉइस में सेंटेंस मिलेगा इंग्लिश में, तो हम उसकी पहचान कैसे करेंगे, उस सेंटेंस में मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या फिर मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या डू या डज का प्रयोग हुआ मिलेगा। जहां ये तीन चीजें आपको मिल जाए, इन तीन में से कोई एक चीज जहां पे भी मिल जाए वो सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का होगा। और उसको जब हम ट्रांसलेट करेंगे पैसिव में तो इज आर एम के साथ मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। सेम चीज सबके साथ ऐसे ही होती जाएगी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी एक्टिव में ऐसा मिलेगा, जब चेंज करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। इज आर एम मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में एक्टिव वॉइस में मिलेगी, पैसिव में इज आर एम बीइंग और मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, सबके साथ ऐसा ही होगा यहाँ तक, फ्यूचर परफेक्ट तक। ये आपको लर्न करने पड़ेंगे, तभी आगे की बात आपको समझ में आएगी। जब आप इनको लर्न कर लोगे कि एक्टिव वॉइस में हमें क्या चीज़ मिलेगी और जब हम उसे पैसिव में ट्रांसलेट करेंगे तो हमें करना क्या होगा। केवल इन 8 टेंस की ही पैसिव वॉइस ट्रांसलेट की जाती है, 4 की नहीं की जाती। किन 4 की नहीं होती है, एक तो परफेक्ट कंटिन्यूअस तीनों के, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। और फोर्थ हो जाएगा फ्यूचर कंटिन्यूअस, जिसकी हम पैसिव वॉइस नहीं बना सकते हैं, इन 8 की बनाई जाएगी। यह आपको लर्न करना है। एग्जाम्पल देख लीजिए अब इसके। एग्जाम्पल में क्या होगा, ही रोट अ लेटर टू हिज फादर, ये देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल। अ लेटर से हम इसको ट्रांसलेट करेंगे पैसिव में। रोट हमने देखा, रोट आया हुआ तो सेंटेंस कौन सा हुआ, पास्ट इंडेफिनिट का, पहचान कीजिए सबसे पहले। और पास्ट इंडेफिनिट को हम कैसे ट्रांसलेट करते हैं, वोज वर और मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, किसके साथ में, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आएगा वोज वर। ए लेटर सिंगुलर है तो ए लेटर के साथ वोज आ जाएगा। थर्ड फॉर्म आएगी रिटर्न टू हिज फादर, बाय सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल देंगे, हिम हो जाएगा। क्लियर, सेम प्रोसेस होगा सभी एग्जाम्पल का, एक बार सभी पढ़ के देख लीजिए। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द प्लेयर्स विल प्ले अ मैच। इस सेंटेंस को भी ट्रांसलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, विल आया हुआ है मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो फ्यूचर इंडेफिनिट है। पैसिव में जब लेके जाएंगे तो विल बी शैल बी के साथ मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल देंगे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल देंगे। तो ए मैच इसका ऑब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस में, ये सब्जेक्ट बन जाएगा। ए मैच विल बी प्लेड बाय द प्लेयर्स, सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस में,
वो बन जाएगा ऑब्जेक्ट बाय द प्लेयर्स। क्लियर। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। पीपल रेस्पेक्ट गांधी जी ऑल ओवर द वर्ल्ड। गांधी जी इसमें ऑब्जेक्ट है, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट बना देंगे। गांधी जी इज रेस्पेक्टेड बाय द पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड। क्लियर। इस तरीके से सेंटेंस को हम ट्रांसलेट करेंगे। आज का टॉपिक इतना ही रहेगा। मैं वो कैब बता देता हूँ आपको। ये आपके सामने अब जो इंटरफेस है ये वो कैब है आपकी, जो आपको लर्न करनी है। एक बार मैं इनका सबका आपको प्रोनाउंसिएशन करके दिखा देता हूँ। रफल्ड तक मैंने आपको करा दी थी। इसके बाद रफल्ड के बाद है बिटर। रफल्ड क्या होता है? उथल पुथल या अस्त व्यस्त को कहते हैं। फिर है बिटर, कटु होता है। स्कल्प्टर, मूर्तिकार। कंप्रीहेंड, समझना। सेकी, अनिश्चित। फर्म, मजबूत। कन्विक्ट, झुक जाना। सोलेटरी, इंपॉर्टेंट है, ये होता है अकेला या एकांत को भी कहते हैं। एलाइट, नीचे उतरना। अकस्टम्ड टू, अभ्यस्त होना, किसी चीज का आदी हो जाना। इसके बाद है थ्रोंग, जमा होना। डेस्टिनेशन, गंतव्य स्थल। क्लिफ, सीधी खड़ी चट्टान। हैबिटेशन, निवास स्थान। क्लियर। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी और सभी रूल्स आपको समझ में आ गए होंगे। अब आपको अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ गुड डे।